Assalamualaikum, dear students. Hope you are doing well. I'm your course instructor, lecturer Aisha Tariq from Government Associate College for Women, मियाँवाली क्रोएशिया। हाँ बेटा, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारी रिकमेंडेड बुक फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर में से हम लोग क्वेश्चन स्टडी कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 3 जो है इसका थर्मोडायनेमिक्स, उसका चैप्टर नंबर 2 का 22 का सेकंड टॉपिक हीट पंप्स एंड रेफ्रिजरेटर। ठीक है, और आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, हीट पंप्स एंड रेफ्रिजरेटर्स एंड रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। अच्छा, हीट पंप्स एंड रेफ्रिजरेटर्स होता क्या है? सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हीट इंजन जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वो क्या था। रिमाइंड कर लें कि हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, करता है मैकेनिकल वर्क में डब्ल्यू जैसे हमने कहा था, या डब्ल्यू इंजन हमने कहा था जो इंजन वर्क कर रहा है, और कुछ अमाउंट ऑफ जो हीट है वो चेंज करता है, एनर्जी को चेंज करता है वर्क में, बाकी क्या कर देता है, कोल्ड रिजर्वायर में वेस्ट कर देता है या रिसाइकिल कर देता है। ऐसा प्रोसेस हमने पढ़ा था। ठीक है, अब जो हीट पंप्स एंड रेफ्रिजरेटर हैं ये इसके ऑपोजिट काम करते हैं। ये क्या करते हैं, कोल्ड रिजर्वायर में से टेम्परेचर लेते हैं, हीट एनर्जी लेते हैं, और उसे क्या करते हैं, हॉट रिजर्वायर में की तरफ एक्सपेल कर देते हैं। और ये काम करने के लिए जाहिर है ये नेचुरल प्रोसेस तो नहीं है कि को ठंडी चीज से गर्म चीज की तरफ हीट ट्रांसफर किया जाए, ये रिवर्सेबल, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। तो इस प्रोसेस के लिए हमें क्या करनी होगा, एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड करना होगा सिस्टम को, या तो जिसकी वजह से उसे हम क्या कहेंगे, जो ऐसा डिवाइस होगा उसे हम कहेंगे हीट पंप या रेफ्रिजरेटर। ठीक है, उम्मीद है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब हम कहते हैं कि हीट इंजन क्या था, जिसमें एनर्जी ट्रांसफर की डायरेक्शन क्या है, हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर, जो कि एक नेचुरल डायरेक्शन है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, हीट इंजन क्या करता है, प्रोसेस करता है एनर्जी को हॉट रिजर्वायर से जो ली जा रही है, कहते हैं ये नेचुरल प्रोसेस है, हॉट से कोल्ड में आ रही है। ये नेचुरल प्रोसेस के जरिए में हम क्या चाह रहे होते हैं कि जो एनर्जी आ रही है हॉट रिजर्वायर से उससे कुछ वर्क डन करवा लें। ठीक है, फ्लो तो वो हो रही है, हम कुछ आउटपुट में वर्क डन ले लें हीट इंजन से हमारे। ठीक है, अगर हम चाहें कि अगर एनर्जी ट्रांसफर कराना चाहें कोल्ड से हॉट की तरफ, ठीक है, ये भी कोई एक बेसिक वो डेली लाइफ की जरूरत बन गई है। अभी मैं आपको एग्जांपल आगे देंगे, देखें आपको अंदाजा हो जाएगा। हम कहते हैं कि ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है कि ठंडी चीज से गर्म चीज की तरफ हीट एनर्जी का ट्रांसफर होना। तो इसलिए हमें क्या करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एनर्जी अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी, तो ही ये प्रोसेस हो पाएगा। ठीक है, अब हम कहते हैं ऐसे डिवाइसेस जो ये काम परफॉर्म करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हीट पंप्स कहलाते हैं या रेफ्रिजरेटर कहलाते हैं। अब हीट पंप या रेफ्रिजरेटर की बेसिक डेफिनेशन आपने हीट इंजन की डेफिनेशन से उल्ट बनानी है खुद। ठीक है, कैसे लिखना है कि हीट इंजन क्या, हीट रेफ्रिजरेटर या हीट पंप क्या है, जो कि क्या करता है, कोल्ड रिजर्वायर से एनर्जी लेता है, टेम्परेचर एनर्जी लेता है, और उसे क्या कर देता है, हीट हॉट रिजर्वायर में एक्सपेल कर देता है, और कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ता है हमें सिस्टम पे ये सब परफॉर्म करने के लिए। अब इसकी बेसिक डेली लाइफ एग्जांपल क्या है कि समर में हम घरों को ठंडा करने के लिए, रूम को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, हीट पंप्स लगाते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर या सिंपली वर्ड्स में एसी जिससे कहते हैं। ये एयर कंडीशनर क्या करते हैं, एनर्जी ठंडे कमरे में से एनर्जी को ट्रांसफर कहाँ कर देते हैं, बाहर वार्म एयर में, जो बाहर गर्म हवा है, गर्म एनवायरमेंट है, वहां पे एक्सपेल कर देते हैं। मीन्स उल्टा प्रोसेस है, इसलिए हमें एनर्जी लगानी पड़ रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और अंदर एक प्रोसेस चल रहा है पूरा, वो उसे उसके थ्रू क्या हो रहा है, ये सारा हीट पंप काम कर रहा है। अब हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर या हीट पंप में क्या होता है भला, एनर्जी जो हम लेते हैं कोल्ड रिजर्वायर से क्यूसी, वो और हॉट रिजर्वायर में जो चली जाती है, एक्सपेल हो जाती है, क्यूएच। तो ये सब काम कैसे हो सकता है, जब हम कोई ना कोई वर्क डन करें इंजन पर। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो एनर्जी हॉट रिजर्वायर को दी जाएगी, उसे ली जाएगी या उसे दी जाएगी, हीट इंजन के अकॉर्डिंग हमें पता था ना, हीट इंजन में क्या पढ़ा था कि जितनी हम हॉट रिजर्वायर से लेंगे उसमें से कुछ वर्क होगा और बाकी की क्या, क्यू सी चली जाएगी, यानी क्यू एच बराबर है डब्ल्यू प्लस क्यू सी के। उसी केस के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हॉट रिजर्वायर में जितनी एनर्जी दी जाएगी वो इक्वल होगी सम ऑफ वर्क डन एंड एनर्जी टेकन फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर। वर्क डन और कोल्ड रिजर्वायर से जितनी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है उसमें उसके इक्वल होगी हमें जितनी एनर्जी हम हॉट रिजर्वायर को प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि हीट रेफ्रिजरेटर और हीट पंप क्या कहते हैं, ट्रांसफर करते हैं एनर्जी कूलर कूलर बॉडी से
हॉटर बॉडी की तरफ। अब कूलर बॉडी की एग्जांपल क्या हो सकती हैं कि कोई भी किचन का रेफ्रिजरेटर, ठीक है, किचन में पड़ा हुआ आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो अंदर से अपने क्या कर रहा है, वो कूलर बॉडी है, वो अपने अंदर से हीट को एक्सपेल कर रहा है। कहाँ पे एक्सपेल कर रहा है? एयर इन द किचन, किचन में मौजूद हवा जो बाहर है उसमें एक्सपेल, अंदर से बाहर एक्सपेल किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि बाहर ठंडी हवा है, बिल्डिंग के ठंडी टेम्परेचर है, वहां से हीट को अब्सॉर्ब करके या हीट पंप कर रहा है। हीट पंप कहाँ भला पंप कर रहा है? बिल्डिंग के रूम के अंदर पंप कर रहा है हीटिंग प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। पहला प्रोसेस जो रेफ्रिजरेटर वाला है वो है कूलिंग प्रोसेस में काम कर रहा है हीट पंप, जबकि दूसरे प्रोसेस में हीटिंग प्रोसेस के लिए काम कर रहा है। काम वही कर रहा है कि कोल्ड रिजर्वायर में से एनर्जी लेके हॉट रिजर्वायर में एनर्जी को एड अप किए जा रहा है, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस कहते हैं, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये प्रोसेसेस जो हैं वो विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क नहीं हो सकते। ये नेचुरल एक मतलब अंडरस्टूड बात है, ठीक है। अब इसकी स्कीमेटिक डायग्राम पहले देख सकते हैं कि हीट इंजन ही सेम बना हुआ है, सिर्फ क्या है, रिवर्स डायरेक्शन है तमाम चीजों की। कोल्ड रिजर्वायर जो कि टीसी है उससे क्यूसी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने ली है हीट पंप ने, और उसको किस में ट्रांसफर किया है, उस पर एक्सटर्नल वर्क डन डब्ल्यू किया गया है। और ये सारे तो हीट पंप ने क्या किया है, उस एनर्जी को लेके हॉट रिजर्वायर टी एच जो है उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यू एच प्रोवाइड कर दी है, एक्सपेल कर दिया है, यहाँ से एनर्जी ली है और उसको एक्सपेल कर दिया है हॉट रिजर्वायर में। हम कहते हैं कि एक ऐसा हीट इंजन इम्पॉसिबल है जिसमें कोई तमाम जो हीट एनर्जी कोल्ड रिजर्वायर से ली जाए वो सारी की सारी हॉट रिजर्वायर में डाल दी जाए बगैर किसी वर्क डन के, ठीक है, यानी क्यू एच इज इक्वल टू क्यू सी। ये एक इम्पॉसिबल हीट पंप है। अच्छा, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हम यही बताया कि हमने कि ये अगर हम चाहते हैं कि ये काम बगैर वर्क डन के हो जाए तो रेफ्रिजरेटर या हीट पंप को वो परफेक्ट होना पड़ेगा, जो कि क्या है, अगेंस्ट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वॉयलेशन है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। कि हमें पता है कि ये जो लॉ हमने बनाया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ये कुछ एग्जांपल्स पहले देखी थी, उनको मद्देनजर नजर रखते हुए जिन्होंने जो कि लिमिटेशन थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो हमने कहा था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसको देख के हमने ड्राइव करना है। अगर ये चीजें हो जाती हैं तो सेकंड लॉ हमारा वायलेट हो जाएगा, जो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा ही ना हो सकता है नेक्स्ट फ्यूचर में। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट हो, कुछ स्टूडेंट हो जो कि इसको डिस्प्रूव कर दें, कोई ऐसा प्रोसेस डिस्कवर कर लें जो कि क्या कर रहा है, इसको डिसओबे कर रहा है, ऐसा मे बी हो जाए। अब हम कहते हैं कि ऐसे डिवाइसेस, अब इसकी ना हम लोग क्लॉज स्टेटमेंट पढ़ने लगे। तो पहले हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी ना अभी इसको टॉपिक नंबर 1 में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट थी अबाउट हीट इंजन। उसमें क्या था कि कोई भी हीट इंजन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो पूरी की पूरी क्या करे, कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस ना करे। इफेक्ट क्या था, कोल्ड रिजर्वायर वाली जो हीट लॉस है वो प्रोड्यूस ना करे, बल्कि क्या करे, जितना इनपुट लिया गया है सारा का सारा आउटपुट में चेंज कर दे। इनपुट उस केस में क्या था कि हमारे पास क्यू एच थी और वो सारा का सारा वर्क डन में चेंज कर दे। क्लॉज स्टेटमेंट भी उसके बिल्कुल सेम ही है, लेकिन ये बात किसके बारे में कर रहा है, ये हीट पंप के बारे में बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी सिलेंड्रिकल मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है जो कि क्या करे, तमाम की तमाम एनर्जी को इनपुट लेकर आउटपुट में वो चेंज कर दे विदाउट एनी वर्क, इनपुट ऑफ वर्क, विदाउट एनी इनपुट ऑफ वर्क कर दे, ठीक है। वो क्या है, इसमें इनपुट क्या है भला हमारे पास क्यू सी, जो और आउटपुट हमारे पास क्या है क्यू एच, यही जो हमने सेकंड इसका बनाया था कि ये वाला इंजन हीट पंप क्या है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो हम कहते हैं कि इसी स्टेटमेंट की सिंपल फॉर्म में अगर बताई जाए कि एनर्जी जो है वो एनर्जी डज नॉट ट्रांसफर स्पॉन्टेनियसली, क्या कहते हैं, एनर्जी खुद ब खुद ट्रांसफर नहीं होती। कैसे, कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं जो कि क्या करता है, कोई ना कोई प्रोसेस करता है जिसके जरिए वर्क डन होता है, वो प्रोसेस भी हम पढ़ेंगे अभी। अब हम कहते हैं ये जो दो स्टेटमेंट है ना, एक तो क्लॉजेस प्लैंक स्टेटमेंट है और क्लॉजेस स्टेटमेंट है और दूसरी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इनको देखने में ऐसे लगता है ये बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे से काफी फर्क है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका प्रूव हो चुका है कि दोनों स्टेटमेंट में से एक अगर फॉल हो जाए तो दूसरी भी फॉल्स होगी, ठीक है। एक ट्रू है तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली ट्रू प्रूव हो जाएगी। ये इस चीज का प्रूफ आपके कोर्स आउटलाइन में या आपकी बुक में तो नहीं है, तो वैसे ये चीज प्रूव हो चुकी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा रेफ्रिजरेटर और पंप वगैरह काम कैसे करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं प्रैक्टिस में जो हीट पंप है उसमें क्या होते हैं,
कोई सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके, मैं रेफ्रिजरेटर से एग्जाम्पल देने की बात करती हूँ, ये हमारे लगा हुआ है हीट पंप, पीछे वाली साइड पे जो छुपा हुआ होता है बेसिकली ये हीट पंप लगा हुआ है। हीट पंप किससे कनेक्टेड है? एक किसी लिक्विड फ्लूइड से, ठीक है। और फ्लूइड इसमें क्या होता है, हमारे रेफ्रिजरेटर में हम कहते हैं गैस भरी हुई होती है, उसकी गैस लीक हो जाए तो कूलिंग करना बंद हो जाता है, इस तरह वाली बात होती है। तो बेसिकली गैस भरी जाती है इसके अंदर, वो क्या है इसका जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, जो कि पास करता है टू सेट्स ऑफ मेटल कॉइल्स है। ये सारी मेटल कॉइल्स हैं जो कि जिसके अंदर से क्या हो रहा है, जो हमारा फ्लूइड है, देखिए वो क्या कह रहे हैं, बैक पे कॉइल्स लगी हुई हैं। तो इसमें से फ्लूइड क्या करता है, पास आउट होता है और क्या करता है, एक्सचेंज करता है एनर्जी अपने सराउंडिंग, ठीक है। अब जब फ्लूइड होगा कोल्ड या लो प्रेशर में, वो कौन सा हिस्सा हो सकता है, फ्रिज के अंदर वाला। आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर के अंदर ऊपर जो ऊपर वाले पोर्शन में बेस पे भी, बेसमेंट पे भी लगी होती हैं, जबकि जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें बैक साइड पे सिर्फ ना इस तरह की, ये इस तरह की चीजें नजर आ रही होती हैं कि कोई ना कोई वायर या कोई ना कोई पाइप टाइप चीज लगी हुई है। अब हम कहते हैं कि जब वो कोल्ड या लो प्रेशर वाले एरिया में होता है, फॉर एग्जाम्पल अंदर, ठीक है, तो क्या होता है वहां पे जो कॉइल्स होती हैं वो जो, और मीन्स जब ना कॉइल लोकेट कर रही होती हैं कूल एनवायरनमेंट में, तो फ्लूइड क्या होता है उसमें, कोल्ड होता है और लो प्रेशर पे होता है। आपको पता है ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जहाँ पे टेम्परेचर कम है, थोड़ा सा गर्मी है, और ठंडा ठंडक है, वहां पे क्या है, प्रेशर कम है। अब इसलिए अंदर क्या है, एक तो ठंडक भी है और दूसरा लो प्रेशर भी है नॉर्मली, ओके। तो हम क्या, हमारा क्या होता है, जो हमारा कॉइल है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा फ्लूइड है वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है हीट उस जगह में, वहां जो भी जितनी मौजूद हीट है उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है, और क्या बन जाता है, वार्म फ्लूइड बन जाता है, जिसे क्या करता है, हीट पंप ऐसे सर्कुलेट कर रहा है ना, हीट पंप उसे अपनी तरफ खींच लेता है। उसके बाद हीट पंप उसे क्या कहता है, करता है कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने से मुराद है उसको उसका वॉल्यूम को डिक्रीज करता है। अब वॉल्यूम डिक्रीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम डिक्रीज करने से, कंप्रेस करने से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा और जो हीट एनर्जी फ्लूइड के अंदर मौजूद होगी वो सराउंडिंग में निकल जाएगी, क्या होती है, और इंटर्स कंप्रेस हो जाती है जो, और दूसरी कॉइल्स में, अदर कॉइल्स दूसरी कॉइल में एंटर हो जाता है हाई प्रेशर फ्लूइड, ठीक है, जो कि हाई प्रेशर फ्लूइड होता है उस लिहाज से। वो कहते हैं जो हमारे पास फ्लूइड होता है वो क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है और वो दूसरी कॉइल्स में शिफ्ट हो जाता है, मींस फ्लो करते करते एक कॉइल से जा रहा है, दूसरी कॉइल से क्या कर रहा है, वापस आ रहा है। वो क्या करता है, फिर एनर्जी को रिलीज कर देता है वार्म सराउंडिंग में जहाँ पे उसको कंप्रेस किया गया है। अब हम क्या कहते हैं, एयर कंडीशनर जो है वो एनर्जी ऑब्जॉर्ब करता है फ्लूइड, इनटू द फ्लूइड, जो कि बिल्डिंग के अंदर होती हैं, ठीक है, वो वाली कॉइल्स के थ्रू जो कि बिल्डिंग के अंदर होती हैं। और जो और फ्लूइड क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है, इसके बाद एनर्जी क्या होती है, फ्लूइड के अंदर से रिलीज हो जाती है उन कॉइल्स के थ्रू जो कि बिल्डिंग से बाहर मौजूद है। अंदर वाली जो कॉइल्स में जब होगा तब एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, और जब बाहर वाली कॉइल्स में जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, और और उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बताया हुआ है कि इस तरह रेफ्रिजरेटर में अगर देखा जाए तो जो अंदर वाली कोयल्स होती हैं, जो यूनिट के बीच बिहाइंड होती हैं या अंडरनीथ द यूनिट होती हैं, वो क्या होती हैं, इन अ रेफ्रिजरेटर द एक्सटर्नल कॉइल्स आर बिहाइंड द यूनिट और अंडरनीथ द यूनिट। जो ये एक्सटर्नल कॉइल्स हैं यहाँ पीछे होती हैं, यहाँ पे नीचे होती हैं। जो इंटरनल कॉइल्स होती हैं वो वॉल्स पे होती हैं रेफ्रिजरेटर पे, और क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं एनर्जी फ्रॉम द फूड। अब हम कहते हैं जो हमने एफिशिएंसी निकाली थी हीट इंजन की, इसीलिए इसी तरह ना इसका भी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालेंगे हम अपने हीट पंप का भी। ये सिमिलर है, उससे मिलता जुलता ही है। इसमें भी क्या करना है, हम जैसे मार्क्स मैंने आपको बताया था, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, इसमें भी क्या करना है, इनपुट आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अब आउटपुट हमारी बेसिकली क्या है कि जो हमने यू गेन, आउटपुट क्या है, जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है रिजर्वायर को, डिवाइडेड बाय जितनी इनपुट, जितना हमने वर्क डन किया है इसके ऊपर। अब हम हीट पंप को कहते हैं जो कूलिंग मोड में ट्रांसफर वो कर रहा है।
हमने दो तरह के पढ़े हैं, एक है कूलिंग मोड वाला, एक है हीटिंग मोड वाला। एक वो है जो अपना जो एरिया है हमारा उसको ठंडा कर रहा है, एक वो है जो हमारे टेम्परेचर को क्या कर रहा है, हीट अप कर रहा है, गर्म कर रहा है, किस वजह से हमें सर्दियों में मोस्टली हीटिंग मोड वाला चाहिए होता है, गर्मियों में क्या चाहिए होता है, कूलिंग मोड चाहिए होता है। मोस्टली एसी भी ऐसे आ रहे हैं जिसमें दोनों तरह के प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो हीटिंग मोड पे भी काम करते हैं और कूलिंग मोड पे भी काम करते हैं, जो अब न्यू आ रहे हैं। अच्छा, उसमें हम क्या करते हैं, जो नंबर डिस्क्राइब करता है इसकी इफेक्टिवनेस को हीट पंप की, वो कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सीओपी। ठीक है, अब देखिए उसमें हम कहते हैं कि हमने जो मोस्ट इफेक्टिव एयर कंडीशनर में जो इसकी वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, वो कैसे निकाली जा सकती है। हम ये देखें, सीओपी कूलिंग मोड में क्या है, जितनी एनर्जी लो टेम्परेचर को पेट को ने से ट्रांसफर की गई है, ठीक है, कूलिंग मोड जितनी एनर्जी कमरे से ली गई है डिवाइडेड बाय क्या है, जितनी हमने वर्क डन किया, ये है आउटपुट, जितना हमने निकाल दिया बाहर उसमें क्यूएच में हाई टेम्परेचर में ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय इनपुट, जितनी हमने वर्क डन अपने हीट इंजन को दी। ठीक है, और अगर हम लोग ये देखें कि जो गुड गुड रेफ्रिजरेटर्स की जो सीओपी की वैल्यू होती है वो 5 से 6 के दरमियान में है। इसी तरह अगर हम कूलिंग मोड की बात करें कि कूलिंग अप्लायंसेस के कूलिंग मोड के बारे में ही है कि हीट पंप जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं हीटिंग पर्पस के लिए। कहते कूलिंग पंप के साथ साथ हीटिंग पर्पस के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब की जाती है कॉइल्स के अंदर हीट पंप के जरिए। अब किस जगह पे हमारे पास एनर्जी, बिल्डिंग के आउटसाइड लगाया जा सकता है, कहाँ पे, जहाँ पे हवा के साथ कंटेक्ट हो, या फिर जमीन के अंदर दबा दिया जाता है उन कॉइल्स को जिनके जरिए हमने हीट का इनपुट लेना है। ठीक है, ठंडी जगह में फॉर एग्जाम्पल हमने उसको लगा दिया है। अब जो दूसरा सेट है कोयल का वो बिल्डिंग के अंदर है। अब क्या सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो हो वो कोयल से वो एब्जॉर्ब करेगा आउटसाइड से एनर्जी, यानी वो हवा के जरिए या फिर जो जमीन के अंदर हमने दबा दिया वहां से एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा और उससे बिल्डिंग के अंदर कॉयल जो लगी हुई है वहां से वहां पे ट्रांसफर करेगा और बिल्डिंग को वार्म करेगा, अ, वो वार्मिंग प्रोसेस के लिए, हीटिंग प्रोसेस के लिए, कि सर्दियों में के दौरान ये काम हो सके। अच्छा, हीटिंग मोड में अब क्या होगा, सीओपी जो होगी पंप की वो कैसे डिफाइन की जा सकती है, जितना हमने अ, ली, जितनी हमने टेम्परेचर दिया हीट इनपुट को, हाई टेम्परेचर को, डिवाइडेड बाय जितना हमने टोटल वर्क डन किया। ठीक है, ये हमारी है इनपुट और डिवाइडेड बाय आउटपुट, नहीं, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट वाला केस है यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल उन्होंने बताई हुई है कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम देख लें कि अगर बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री फ़ारेनहाइट या -4 डिग्री है, तो उस केस में हमारी सीओपी की वैल्यू ऑलमोस्ट पंप की आ रही होती है 4। लेकिन अगर एनर्जी ट्रांसफर की जा रही है तो जो एनर्जी इसमें यूटिलाइज होगी ये इस ट्रांसफर के लिए वो होगी 4 टाइम्स ग्रेटर, मतलब 4 गुना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा हीट पंप को इस केस में। ठीक है, लेकिन अगर बाहर का टेम्परेचर इससे भी डाउन चला जाता है, यानी -4 से भी नीचे चला जाता है, तो पंप के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि वो हवा में से इतनी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है, हवा में इतनी एनर्जी मौजूद ही नहीं रही, 0 डिग्री सेल्सियस पे ऑलमोस्ट पहुंच गया अगर तो बहुत ज्यादा कम एनर्जी हो गई है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए कि अपना जो ज्यादा ऐसे एरियाज में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा रहता है वहां पे क्या किया जाता है कि इनको जो कूलिंग जो कॉइल्स हैं उनको ग्राउंड में, जमीन में वो कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, और जिसकी वजह से क्योंकि जमीन हवा की बनिस्बत गर्म रहती है ओवरऑल। ठीक है, तो फिर ये जिसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे एक क्विक क्विज है जिसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। मैं आगे एग्जाम्पल नंबर 2 कराने लगी हूँ। कह रहे हैं कि एक कोई रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, वाटर को फ्रीज करने का हमने सिस्टम देखना है। एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी सीओपी की वैल्यू है 5। वो क्या कर रहा है, जितना पावर पे वो चलता है वो है 500 वाट। अब एक सैंपल ऑफ वाटर है 500 ग्राम का जिसका इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। हम इसको फ्रीजिंग कंपार्टमेंट में रख दिया है। कहते हैं कितना टाइम लगेगा इसको फ्रीज होने में, जो आइस बनने में, 0 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर 20 है, बाद में कितना करना है 0 डिग्री सेल्सियस, और पूरा फ्रीज कर देना है, आइस बना देना है। ठीक है, हमने ये कॉन्सिडर करना है कि बाकी तमाम चीज़ों में एनर्जी या टेम्परेचर डिफरेंस कोई बिल्कुल सेम रहेगा, और सारी की सारी जो एनर्जी लगेगी वो सिर्फ वाटर को फ्रीज
करने में लगेगी। ठीक है, इस केस में हमें सबसे पहले चाहिए हाउ लॉन्ग, हम टाइम फाइंड करना चाहते हैं। टाइम हम पावर वाले फॉर्मूले से ले लेंगे, P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी, टाइम निकालिए, डब्ल्यू ओवर पी आ गया। डब्ल्यू की वैल्यू अब हम किसके लिए, कूलिंग मोड के लिए, हमारे पास कूलिंग मोड के लिए देखिए डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, कूलिंग मोड के लिए क्यू सी ओवर डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू सी ओवर सी ओ पी। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम क्या कर देंगे, इस वैल्यू में पुट कर देंगे, क्यूसी ओवर सीओपी वैल्यू पुट हो गई। अब यहाँ पे क्यूसी की वैल्यू समझने की बात है। क्यूसी क्या है, हमारा वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पर, उसे हमें जमाना है, यानी पहले एक पोर्शन लगेगा हमें उसका 20 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लाने के लिए, जो कि हम क्या कहेंगे स्पेसिफिक हीट वाला पोर्शन है। फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर जो मजीद हीट हम देंगे वो होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाली। ठीक है, स्पेसिफिक हीट। एक हमारे पास पोर्शन कौन सा है, स्पेसिफिक हीट, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लाने के लिए जरूरी है, जबकि दूसरा क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि उसे बर्फ बनाने के लिए, फ्रीज करने के लिए पार्ट लगेगा हीट का, यानी दो पार्ट हीट के इन्वॉल्व होंगे। ये हम पीछे बहुत डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं, उम्मीद है कि आपको दोबारा समझाने की इसको जरूरत नहीं है। अब उसके बाद हम क्या, इन्होंने बस क्या किया हुआ है, एम की वैल्यू को वो लिया हुआ है, कॉमन लिया हुआ है, उसके बाद वैल्यूज पुट कर दी हैं। ठीक है, वैल्यूज पुट करने के बाद इसका क्या आ गया आंसर। और दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है, इसमें सबसे पहले डिफाइन द रिवर्सिबल प्रोसेस की कहते हैं, एक रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम क्या करता है, अपनी इनिशियल स्टेट में पहुंच जाता है। ठीक है, यानी ऐसा प्रोसेस के जो उल्टा चलाया जाए तो वो हमारा क्या होता है, सिस्टम दोबारा से पहले जैसी कंडीशन हासिल कर ले। फॉर एग्जाम्पल वाटर को आइस में कन्वर्ट करें, या फिर आइस को दोबारा वाटर में कन्वर्ट करें, ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ने एग्जांपल दिया, लेकिन यहाँ हम और टाइप पे बात करने लगे हैं, ये वाली एग्जांपल आपने उस लिहाज से बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ बता रही हूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं, अलोंग द सेम पाथ पीवी डायग्राम पे, यानी जिस पाथ से ए से बी तक मूव किया है उसको चेंजिंग में बी से ए पे मूव करके भी सेम पाथ फॉलो करते हुए, सेम प्रेशर वॉल्यूम के चेंजेस आते हुए क्या हो जाए, अपनी इनिशियल कंडीशन पे पहुंच जाए। एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि तमाम जो पॉइंट है उसके पास में वो इक्विलिब्रियम स्टेट होने चाहिए। ये क्या है, दो कंडीशन है हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस की। ठीक है, इन पहली कंडीशन क्या है कि इनिशियल कंडीशन में चला जाए, पाथ सेम फॉलो करे पीवी डायग्राम में। दूसरी कंडीशन क्या है, पाथ का हर जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। ये हम आगे देखेंगे अच्छी तरह। अब कहते हैं दूसरा प्रोसेस जो इन रिक्वायरमेंट्स पे अमल नहीं करता, वो क्या कहलाता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। आपने इसकी डेफिनेशन लिखने में यही दोनों स्टेटमेंट को डिस्प्रूव करके लिखना है। क्या लिखना है, इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा है जिसमें सिस्टम क्या करता है, प्रोसेस के दौरान कैन नॉट बी रिटर्न इनटू इट्स इनिशियल पोजीशन, और सेम पाथ भी नहीं होता। पीवी डायग्राम का हर पॉइंट जो पाथ के अलोंग होता है इज नॉट एन इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होता। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब हम कहते हैं कि तमाम प्रोसेसेस जो नेचर में होते हैं, नेचुरल प्रोसेसेस, वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, इसको आगे हम डिटेल में अपनी बात को वेरीफाई करेंगे कि वाकई नेचुरल प्रोसेसेस जो है वो इरिवर्सिबल होती हैं या नहीं होते। ठीक है, हम कौन सा, हम कहते हैं कि एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन गैस वाला एक, ये हमने एक्सपेरिमेंट पहले भी कर चुके हैं, इसको दोबारा कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी एक गैस है जिसका टेम्परेचर क्या है, T1 है, और वो एक ऐसे सिलेंडर में प्लेस की गई है जिसमें क्या है, एक मेम्ब्रेन से हाफ सेपरेट किया गया है, दूसरी तरफ वैक्यूम है। हम क्या करेंगे, मेम्ब्रेन को पंक्चर करेंगे, पंक्चर होने के बाद गैस क्या हो जाएगी, वैक्यूम में डिफ्यूज हो जाएगी या सारी एरिया में फैल जाएगी। पिस्टन के अगेंस्ट कोई भी वर्क डन नहीं किया, इसलिए हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, और सराउंडिंग पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सराउंडिंग क्या है, बिल्कुल फिक्स रह गई है। ठीक है, यही सारी बातें उन्होंने की हुई हैं कि हम कंसिडर करेंगे कि जो गैस है वो थर्मली इंसुलेटेड है, बाहर से इंसुलेट की गई है, कंटेनर है, एक मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट कर रही है गैस को वैक्यूम से। जब हम मेम्ब्रेन को पंक्चर करेंगे, गैस जो है फ्रीली एक्सपेंड कर जाएगी वैक्यूम में, जिससे पंक्चर के नतीजे में सिस्टम क्या हुआ है, चेंज हुआ है, उसने ग्रेटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया एक्सपेंशन से, सिस्टम चेंज हुआ है। लेकिन जो है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई गैस ने डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, यानी पिस्टन मूव अप डाउन नहीं किया, इसलिए कोई भी वर्क डन नहीं हुआ सराउंडिंग में जब वो एक्सपेंड हुई है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई सिस्टम में, या सिस्टम से बाहर ट्रांसफर नहीं हुई इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्योंकि इंसुलेटर जो हमने कंटेनर है वो भी इंसुलेट किया हुआ है सराउंडिंग से।
इसलिए हम कहते हैं इस एडियाबैटिक प्रोसेस में जो सिस्टम चेंज हुआ है लेकिन सराउंडिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, ये एक साइड हो गई, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक हो गया। अब हम देखें कि ये जो प्रोसेस है इसको रिवर्सिबल बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, उल्टे प्रोसेस में इसको रिवर्स करने के लिए क्या किया जा सकता है। हमें चाहिए कि क्या करें कि गैस अपने ओरिजिनल वॉल्यूम और टेम्परेचर पे वापस आ जाए लेकिन सराउंडिंग में कोई चेंज ना आए, ऐसा होना चाहिए। अब हम कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि इसको रिवर्स किया जा सके, गैस को कंप्रेस करते हैं इनिशियल वॉल्यूम पे पिस्टन की मदद से। हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हम करेंगे कंटेनर को फिट करेंगे विद अ पिस्टन, और एक इंजन को किसी भी फोर्स लगाने वाली जो ऊपर से फोर्स लगा सके जो कि पिस्टन को मूव कर सके, कोई भी ऐसी फोर्स लगाएंगे जो कि पिस्टन को इनवर्ड मूव कर सके। इस प्रोसेस के दौरान जो सराउंडिंग है वो चेंज हो रही है। ठीक है, क्योंकि वर्क डन किया जा रहा है आउटसाइड एजेंट से, यानी बाहर से कोई वर्क डन किया कर रहा है, एनर्जी उसकी वेस्ट हो रही है सिस्टम पे लगाने से। तो हम क्या कह रहे हैं, इसके अलावा क्या हो रहा है, सिस्टम चेंज हो रहा है बिकॉज कंप्रेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर इन द गैस। जब हमने वॉल्यूम में चेंज किया था तो क्या हुआ था, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रह गया था। इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि कंप्रेशन करने से एक्सटर्नल वर्क की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है गैस का। जो टेम्परेचर है वो गैस का कैसे लोअर किया जा सकता है, अब उसे अलाउ किया जाए कि हम लोग जो हीट है वो एक्सटर्नल सराउंडिंग में एक्सपेल कर दें। ठीक है, एनर्जी रिजर्वायर में ये इस स्टेप से पता है क्या होगा कि गैस तो हमारी ओरिजिनल कंडीशन में आ गई, उसका वॉल्यूम भी सेम हो गया, पहले वाला टेम्परेचर भी हो गया, लेकिन जो क्या है कि एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में ऐड कर दी गई है गैस की वजह से। अगर हम कहते हैं कि इस वाली एनर्जी को हम लोग किसी भी इंजन को ड्राइव करने के लिए यूज कर दें जिसने इसी गैस को कंप्रेस किया था, ठीक है, इसके आउटपुट से इनपुट जो दिया गया था उसको कंपनसेट कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, तो हम तब कह सकते हैं कि नेट चेंज जो सराउंडिंग में आया वो जीरो है। लेकिन जो ऐसे कंडीशन हैं जो कि ये शो करेगा, इस कंडीशन में ये शो करेगा कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी जो कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की भी को सेटिस्फाई नहीं करता, जो कि स्पेसिफाई क्या करते हैं कि जब भी एनर्जी रिमूव की जाएगी गैस से उसको इनिशियल टेम्परेचर पर या इनिशियल वैल्यू पर पहुंचाने के लिए, तो वो तमाम की तमाम जो एनर्जी है वो मैकेनिकल वर्क में यूटिलाइज नहीं की जा सकती। ऐसे पड़ा था हीट इंजन में कि हीट हॉट रिजर्वायर में से जो एनर्जी ली वो सारी की सारी हम वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ वेस्ट हो जाएगी, यानी कुछ ना कुछ इफेक्ट रहेगा, बल्कि ज्यादा वेस्ट होगी, कम है वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। ये भी हमने पढ़ा कि एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 40% तक की जा रही है। ठीक है, तो उस केस में, इस केस के लिहाज से तो हम कह सकते हैं कि अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि सारा का सारी जो यहाँ पे हीट निकली है वो ऊपर पिस्टन में नहीं गई बल्कि ज्यादातर वेस्ट हो गई है और सराउंडिंग में एडअप हो गई है। तो सराउंडिंग तो बाकायदा चेंज हो गई है, इसलिए हम कहते हैं ये प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है। इसमें कंडीशन फॉलो नहीं हुई, कौन कौन सी कंडीशन फॉलो नहीं हुई भला, कि हमारा जो है वो पीवी डायग्राम के अकॉर्डिंग सेम पाथ में तो आ गया है, लेकिन हमारी सराउंडिंग क्या हो गई है, वो चेंज हो गई है। अब हम कहते हैं, हम इसमें आर्ग्यू इसी एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन में ये भी आर्ग्यू करते हैं कि ये इरिवर्सिबल है, ये सोच के कि डेफिनेशन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस को देखेंगे कि हम कहते हैं कि जो उसमें तमाम इक्विलिब्रियम स्टेट्स होनी चाहिए, पीवी डायग्राम का हर पॉइंट एक नई इक्विलिब्रियम स्टेट होनी चाहिए जिसपे क्या करे गैस रिलाई कर सके कि उस कंडीशन में वो रह सके। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि सडन एक्सपेंशन हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई भी जल्दी जल्दी होने वाला एक्सपेंशन एक्सपेंशन हुआ है, जैसे हमने मेम्ब्रेन हटाई फौरन से सारी गैस फैल गई, सडन एक्सपेंशन हुआ है, हम लोग क्या करते हैं वेरिएशन मेजर ही नहीं कर पाए प्रेशर और वॉल्यूम की इंटायर सिस्टम के लिए किसी भी टाइम पे, क्योंकि फाइनल और इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के दरमियान में, क्योंकि प्रोसेस जो क्या था बहुत ज्यादा ही फास्ट था, तो हम पी वी के पॉइंट को मैयर नहीं कर पाए। तो हम कहते हैं जो पी इनफैक्ट हम जो प्रोसेस है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाए पीवी डायग्राम में। पीवी डायग्राम आइडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन की जो कि शो कर रही थी इनिशियल और फाइनल कंडीशन को पॉइंट्स में, ये पॉइंट जो सारे थे वो कनेक्टेड किए गए दो पाथ के दरमियान, एक पाथ के दरमियान। तो ये जो इंटरमीडिएट कंडीशन है इनिशियल और फाइनल स्टेट के दरमियान वो क्या थी, इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं थी। ठीक है, इनिशियल थी हमारे पास वेलोसिटी वी आई, फाइनल था वी एफ। अब कोई बीच वाला पॉइंट ऐसा आया नहीं जिसमें गैस रुक जाती, यानी कुछ वॉल्यूम कम बढ़ाने के बाद गैस ने एक्सपैंड होना थोड़ी देर के लिए रुका नहीं, बल्कि क्या हुआ, एक्सपैंड होती गई होती गई होती गई, और कोई भी बीच में ऐसा पॉइंट ना आया जब हम कह सकते हैं कि हाँ ये पॉइंट आया, इस पे कुछ देर के लिए इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, उसके बाद वॉल्यूम और प्रेशर चेंजिंग दोबारा आने शुरू हुई, ऐसा नहीं हुआ।
सडन एक्सपेंशन हुई, क्या हुआ, एक वॉल्यूम था उससे बिल्कुल जब दूसरा वॉल्यूम आ गया तभी उसने प्रोसेस अपना रोका, बीच में कोई भी प्रोसेस अपना नहीं रोका, प्रेशर पी आई से पी एफ हो गया जब, ठीक है। तो हम कहते हैं इसकी जो पीवी डायग्राम है उससे तमाम जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन नहीं कर रहे, ठीक है, पहली बात। ये इक्विलिब्रियम स्टेट के अकॉर्डिंग भी हमने कह दिया। अब ये इसका मतलब क्या है कि ये एक रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब हम कहते हैं कि रियल प्रोसेसेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन हम अच्छा चले कंसिडर कर देते हैं कि तमाम कुछ 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 ना ऑलमोस्ट रिवर्सिबल होते हैं। अगर हम रियल प्रोसेस को देखें कि वो बहुत ही स्लो हो रहा है, जैसे कि हमने एक सिस्टम that the system is always very nearly in an equilibrium state, जो प्रोसेस क्या कहलाएगा, अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं रिवर्सिबल। हम फॉर एग्जांपल कंसीडर रखते हैं, ठीक है, स्लो प्रोसेस की बात हो रही है। हम कहते हैं हमने ये कंटेनर ले लिया, कंटेनर के अंदर रख दी गैस, गैस के ऊपर ये है पिस्टन, गैस कंटेनर को हमने एनर्जी रिजर्वायर के साथ अटैच किया, जो कि क्या करेगा, इसका टेम्परेचर रखेगा कांस्टेंट। हम क्या करते हैं पिस्टन के ऊपर थोड़े थोड़े करके एक एक दाना या एक एक जो ग्रेन है वो डाल रहे हैं सैंड का। सैंड के एक एक ग्रेन डलने की वजह से क्या हो रहा है, इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और गैस हमारी क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है विद इक्वल स्टेजेस, ठीक है। हम प्रेशर और वो वॉल्यूम को हर पॉइंट पे मेजर करेंगे और हर पॉइंट थोड़े से ग्रेन गुजरने के बाद थोड़ी देर बाद अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन कर लेगी। यानी इन पॉइंट्स को जब मेजर करेंगे हम कह सकते हैं कि जो तमाम पॉइंट्स जो पीवी डायग्राम को मिला रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट वाली कंडीशन हमने कंप्लीट कर दी। हम क्या कहते हैं कि जो गैस है वो कंप्रेस आइसोथर्मली, आइसोथर्मली वो कंप्रेस की जा रही है, जो कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर है। गैस जो है वो थर्मल कंटेक्ट के साथ है, एनर्जी रिजर्वायर जो नीचे मौजूद था, और कंटिन्यूसली ट्रांसफर कर रही है इतनी एनर्जी के गैस का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे। अब हम एग्जांपल के लिए देते हैं कि हम गैस को कंप्रेस करते हैं बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, सैंड के ग्रेन, सैंड के छोटे छोटे पीसेस को उसके ऊपर ड्रॉप करते हैं फ्रिक्शनलेस पिस्टन के ऊपर। जैसे ग्रेन पिस्टन के ऊपर गिरते हैं, वो गैस को एक छोटे से अमाउंट के साथ ना कंप्रेस कर देते हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम में चेंज आ जाता है दबाव की वजह से। जो सिस्टम होता है डेविएट फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम स्टेट से डेविएट हो जाता है क्योंकि प्रेशर ज्यादा होने की वजह से उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है और कंप्रेस हो, लेकिन ये इतना क्लोज होता है दूसरी एक नई इक्विलिब्रियम स्टेट के कि बहुत ही थोड़े वक्त में दोबारा स्टेबल हो जाता है। मीन थोड़ा सा कंप्रेस होता है उसके बाद दोबारा पिस्टन रुक जाता है और एक स्टेट अचीव हो जाती है। अब जैसे हम कहते हैं कि जैसे ग्रेन ऐड किया जाता है एक न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट, जल्दी से एक उसके ग्रेन के ऐड होते ही फौरन से एक न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। लेकिन जो दोनों के दरमियान डिफरेंस है वो इतना थोड़ा होता है कि हम कह सकते हैं कि जो तमाम का तमाम प्रोसेस था वो क्या था, इक्विलिब्रियम कॉन्टिन्यूस इक्विलिब्रियम स्टेट है। इस प्रोसेस को हम रिवर्स भी कर सकते हैं, क्या करें, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ही ग्रेन जो है वो क्या कर लें, उठा लें उसके ऊपर से, नीचे एनर्जी रिजर्वायर की वजह से टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब ये हम कह सकते हैं कि बहुत ही रेयर केस है कि ठीक है ये इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस कुछ ना कुछ हद तक हो गया है। वैसे ज्यादातर जो प्रोसेसेस होते हैं नेचर में वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस की क्या होती हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से, जो कि कौन सी हो सकती हैं, टर्बुलेंस यानी गैस का रैंडम फ्लो, और इसके अलावा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो भी चीज़ों के दरमियान हो सकती है, पिस्टन के दरमियान फ्रिक्शन, ये क्या करती हैं, जो कि ट्रांसफॉर्म कर देती हैं मैकेनिकल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी के अंदर। इन इफेक्ट की वजह से ये इम्पॉसिबल है कि हम कम्प्लीटली इन इफेक्ट्स को ना हम इम्पॉसिबल है कि हम कम्प्लीटली कर दें, एलिमिनेट कर दें, इससे निकाल दें इन सारी चीज़ों को। इसलिए हम इस चीज़ पे ज़्यादा हैरान तो नहीं है कि जो रियल प्रोसेसेस हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। बहुत ही कंडीशन है रियल में जो कि इस चीज़ को होने से, रिवर्सिबल प्रोसेसेस को होने से रोक रही हैं। ज़्यादातर प्रोसेसेस क्या है, इरिवर्सिबल हैं, नेचुरल में जो स्पॉन्टेनियस हैं, ठीक है। ओवरऑल उम्मीद है कि आपको ये दो टॉपिक समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा कार्नोट इंजन। आपको इन पीछे पड़े हुए टॉपिक्स में से कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।